हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2027 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भौतिक विज्ञान का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू कर दिया है। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ होगा तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें जो पढ़ाई होगा चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर के लिए 50 प्रश्न उपलब्ध किए जाएंगे और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन रहेंगे और एक ही क्लास में हम एक चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आज का मेरा ये चैप्टर बना है प्रकाश का परावर्तन। क्या बना है? प्रकाश का परावर्तन। भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 क्लास 10th का है। भौतिक विज्ञान चैप्टर 1। देखिए, अब चलते हैं बिना बात किए हुए क्लास पर यानी क्वेश्चन पर। तो देखिए, क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिमा यानी प्रतिबिंब होती है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब रहता है। कैसा रहता है? काल्पनिक प्रतिबिंब रहता है। अगला प्रश्न कहता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब यानी प्रतिमा का आकार कैसा होता है? तो इसका जो आकार होता है समान साइज का बनता है। कैसा बनता है? समान साइज के बनता है। आगे कहता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी यानी प्रतिमा की दूरी जो बनता है वो किसके बराबर होता है? वस्तु के साइज के बराबर होता है। अगला प्रश्न कहता है समतल दर्पण में प्रतिमा होती है यानी प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसा होता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। आगे कहता है समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? यानी बाएं वाला दाएं हो जाता है और दाएं वाला बाएं हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि दाएं का जो भाग है वो दाएं बाएं में परिवर्तित हो जाता है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 6 कहता है परावर्तन का नियम। प्रकाश का जो परावर्तन का जो नियम है वो दुगो होता है, उसमें से एक नियम इसमें से दिया गया है। वो कौन सा नियम होता है? आई बराबर क्या होता है? आई बराबर आर यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न कहता है आपतन कोण किसे कहते हैं? बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आपतन कोण किसे कहते हैं। तो सामान्य से आपतित किरण का जो कोण होता है वो आपतन कोण कहलाता है। सामान्य से आपतित किरण का जो कोण होता है वो आपतन कोण के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है परावर्तन कोण किससे कहते हैं? परावर्तन कोण किसको कहते हैं? सामान्य से परावर्तित किरण का जो कोण होता है उसे ही परावर्तन कोण के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिमा यानी अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो केवल वास्तविक और केवल काल्पनिक यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आगे कहता है उत्तल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न कहता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण, इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था उत्तल दर्पण वही क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम इसको गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न कहता है अवतल दर्पण में फोकस के भीतर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? तो प्रतिबिंब काल्पनिक हो जाती है। आगे का प्रश्न कहता है अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर में होता है। शेविंग मिरर में क्यों होता है? क्योंकि जो प्रतिबिंब बनाता है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। आगे का प्रश्न कहता है कि वाहन में रियर रियर व्यू मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? यानी कह सकते हैं कि वाहन के साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है दर्पण का सूत्र क्या होता है? यानी दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण जो सूत्र होता है 1/v बराबर 1/u प्लस 1/u होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v बराबर यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। आगे कहता है आवर्धन का सूत्र। आवर्धन का जो सूत्र होता है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन m बराबर होता है v बट्टा यू। क्या होता है? m बराबर v बट्टा यू आवर्धन का सूत्र होता है। अगला प्रश्न कहता है यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? यदि 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बड़ा। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आगे कहता है यदि आवर्धन का जो मान होगा m का मान जो होगा यानी 1 बड़ा होगा, m क्या होगा? छोटा होगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति हो जाएगा वो प्रतिबिंब छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आगे कहता है वास्तविक प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिमा होती है। कैसी होती है वास्तविक प्रतिमा? उल्टी होती है। कैसी होती है? उल्टी, जिसको उल्टा कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होती है। काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा प्रतिबिंब बनता है।
आगे कहता है फोकस दूरी, यानी दर्पण की फोकस दूरी होता है, दर्पण का जो फोकस दूरी में संबंध होता है क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है। क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है। आगे कहता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो कह सकते हैं कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर टू एफ। क्या होता है, आर बराबर टू एफ होता है। आगे कहता है दर्पण यानी अवतल दर्पण का फोकस होता है, अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है। आगे कहता है उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न कहता है समांतर किरणें अवतल दर्पण में, समांतर जो किरणें होती है अवतल दर्पण में फोकस पर मिलती है, कहाँ पर मिलती है, फोकस पर मिलती है। आगे कहता है समांतर किरणें उत्तल दर्पण में, समांतर किरणें जो रहती है उत्तल दर्पण में क्या हो जाती है, फैल जाती है, उत्तल दर्पण में समांतर किरणें फैल जाती है। आगे कहता है मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष जो रहता है उसको क्या कहते हैं, एक प्रकार का सीधी रेखा रहता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, एक प्रकार का सीधी रेखा होता है। आगे कहता है ध्रुव यानी पोल क्या है, ध्रुव क्या है, ध्रुव जो होता है दर्पण का मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। आगे प्रश्न कहता है वक्रता केंद्र होता है, वक्रता जो केंद्र होता है गोले का केंद्र होता है, वक्रता केंद्र जो होता है गोले का केंद्र होता है। आगे कहता है वस्तु को सी पर रखने पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अनंत प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, अनंत सॉरी अनंत पर नहीं, वक्रता केंद्र पर बनता है, सी पर बनता है। आगे कहता है कि वस्तु को एफ पर रखने पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। आगे कहता है कि वस्तु को एफ और सी के बीच रखने पर प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न कहता है वस्तु को सी के बाहर यानी केंद्र के बाहर रखने पर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है। आगे कहता है समतल दर्पण में आवर्धन होता है, समतल दर्पण में जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, समतल दर्पण में आवर्धन एक के बराबर हो जाता है। आगे कहता है परावर्तन जो होता है किस सतह पर होता है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है कौन से सतह पर होता है, चिकनी सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का जो परावर्तन है हम कह सकते हैं प्रकाश को लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आगे का प्रश्न है दर्पण में प्रतिबिंब यानी दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब होती है, कैसा होता है, तो दर्पण में प्रतिमा जो बनता है वो कैसा होता है, प्रतिबिंब होता है। दर्पण में बनने वाली प्रतिमा एक प्रकार का हम कह सकते हैं प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। आगे कहता है समतल दर्पण में आवर्धन होता है, समतल दर्पण में जो आवर्धन होता है प्लस एक के बराबर होता है, क्या होता है, प्लस एक के बराबर होता है। आगे प्रश्न कहता है दर्पण का प्रयोग किस सिद्धांत पर, दर्पण का प्रयोग किस सिद्धांत पर किया जाता है, तो प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत पर प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है दर्पण की सतह होती है, दर्पण की जो सतह होती है वो चिकनी होती है, दर्पण की सतह कैसी होती है, दर्पण की सतह चिकनी होती है। आगे कहता है दर्पण में किरणें होती है, दर्पण में जो कोई भी किरण रहता है वो कैसा किरण पड़ता है, परावर्तन में किरणें जो रहती है वो सीधी रहती है, कैसी रहती है, सीधी रहती है। अगला प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण का उपयोग होता है, समतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, जिसको कर सकते हैं हम अपने फेस को देखने में करते हैं समतल दर्पण का उपयोग। आगे कहता है प्रश्न नंबर 43 अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, कि शेविंग में किया जाता है, और उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आगे कहता है उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, अभी जस्ट बताएं, उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है फोकस दूरी कम करने पर शक्ति, फोकस दूरी कम करने पर जो शक्ति रहता है वो अधिक हो जाता है, क्या हो जाता है, फोकस दूरी कम करने पर शक्ति अधिक हो जाती है। आगे कहता है अवतल दर्पण में फोकस होता है, अवतल दर्पण में जो फोकस रहता है वो वास्तविक रहता है, क्या रहता है, वास्तविक रहता है। अगला प्रश्न कहता है कि उत्तल दर्पण में फोकस होता है, उत्तल दर्पण में जो फोकस रहता है काल्पनिक, उत्तल दर्पण में फोकस काल्पनिक होता है। आगे कहता है कि परावर्तन का नियम किससे संबंधित है, यानी प्रकाश का जो परावर्तन का नियम कह सकते हैं कि प्रकाश से संबंधित है, परावर्तन का नियम प्रकाश से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश की किरणें किस दिशा में होती है, प्रकाश की किरण किस दिशा में जाती है, तो प्रकाश की जो किरण रहती है वो हम कह सकते हैं कि सीधी रेखा में जाती है। अगला प्रश्न कहता है और लास्ट प्रश्न आज के इस चैप्टर का, दर्पण में प्रतिबिंब क्यों बनता है, दर्पण में जो है प्रतिबिंब,
दर्पण में प्रतिबिंब क्यों बनता है, दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो क्यों बनता है, परावर्तन के कारण दर्पण में प्रतिबिंब बन जाता है। देखिए, अब हम आगे सीखेंगे चैप्टर नंबर जो अगला है, इस क्लास को हम अगले क्लास में देखेंगे, यानी चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।